नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि हम लोगों जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के बारे में, समानता के अधिकार के बारे में बात किया था। समानता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में और 18 के बारे में। तो 14 में हम लोगों ने देखा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था 15 में कि 15 में ये बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रेस के बेसिस पे, उसके सेक्स के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन सभी आधारों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात यहाँ पे किया गया है। आर्टिकल 16 में आएंगे तो 16 में हम लोगों ने देखा था कि सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी के स्तर पे जो है इक्वलिटी का बात कर रहा था या अवसर के स्तर पे समानता की बात की गई। फिर उसके बाद 17 में हम लोगों ने देखा कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 18 में देखा था कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। कौन से अधिकार के बारे में बात करेंगे? तो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम लोग देखेंगे। राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर स्वतंत्रता के अधिकार या राइट टू फ्रीडम पे आएंगे तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो 19 से 22 तक हम लोग देखेंगे किसके बारे में? स्वतंत्रता संबंधित अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19। अगर आर्टिकल 19 पे आएंगे या अनुच्छेद 19 पे आएंगे तो अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत, अगर अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आएंगे तो इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है कि आपको आपके मन में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को आपको एक्सप्रेस करने का जो है फ्रीडम के बारे में बताया गया है। तो यह बात आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत क्या किया गया है? बात किया गया है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसी में जो है मीडिया के बारे में भी बताया गया है या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगर आपसे ये कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस, तो अगर फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस पे आएंगे या प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे तो यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो यह है आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो है यह बताई गई है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। कितने प्रकार की? 6 टाइप्स की स्वतंत्रता बताई गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें पहली स्वतंत्रता कौन सी है? तो पहली स्वतंत्रता के बारे में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में किसमें बताया गया है? तो 19(1) में बताया गया है, 19(1) के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा आएंगे तो दूसरा जो स्वतंत्रता बताया गया है शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता
एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा फ्रीडम कौन सा है? तीसरा फ्रीडम है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद आएंगे चौथा, अगर चौथी स्वतंत्रता पे आएंगे तो चौथी स्वतंत्रता में बात किया गया है कि भारत के क्षेत्र में अबाध या बिना बाधा के संचरण करने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो अगर आप आएंगे तो भारत के क्षेत्र में बिना बाधा के जो है आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं या संचरण कर सकते हैं। तो यह जो है संचरण करने की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में भी जो है आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता, किसी भाग में क्या करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता की जो है बात की गई है। उसके अलावा बसने की स्वतंत्रता के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है, व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है। अगर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पे आप आएंगे तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दिखाई देती हैं। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो 6 टाइप की स्वतंत्रता आपको दिखाई देगी। 6 टाइप की स्वतंत्रता में अगर आप आएंगे तो पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत या 19(1) के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। उसके अलावा इसी आर्टिकल 19(1) में जो है फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस के बारे में बताया गया है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस या मीडिया या प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताई गई है, तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत क्या करी गई है, बात की गई है। उसके अलावा अगर दूसरी स्वतंत्रता पे आएंगे तो दूसरी स्वतंत्रता कह रही है कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पीसफुली, शांतिपूर्वक और विदाउट वेपन, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि फ्रीडम ऑफ मीटिंग पीसफुल एंड विदाउट वेपन, तो यह जो है बात कहाँ पे बताई गई है? तो यह भी बात 19(1) के सेकेंड स्वतंत्रता के बारे में बताई गई है कि इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की आपको स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर आपसे ये कहा जाए कि एसोसिएशन बनाने का या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में किसमें बात किया गया है, तो यह भी बात 19(1) के अंतर्गत बताया गया है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता में, जैसे आप किसी पार्टी का गठन करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना चाहते हैं या किसी कोई संगठन बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत बना सकते हैं, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं।
वैसे इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है, बहुत सारे संगठन का गठन जो है इसी के अंतर्गत, इसी स्वतंत्रता या फ्रीडम के अंतर्गत की जाती है। फिर उसके बाद अगर आगे आएंगे तो भारत के क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो है फ्री होके बिना किसी बाधा के आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप संचरण कर सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता के बारे में भी बात की गई है। उसके अलावा नेक्स्ट स्वतंत्रता बताया गया है भारत में बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन खरीद के आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना निवास बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो यह बसने की स्वतंत्रता के बारे में भी जो है बताई गई है। और लास्ट में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, वृत्ति करने की स्वतंत्रता, ये सारी बातें जो है किसमें बताई गई हैं, तो यह भी जो है फ्रीडम के अंतर्गत हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का बात किया गया है, तो 6 टाइप के फ्रीडम की बात की गई है, 6 स्वतंत्रताओं का बात किया गया है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 19(1) में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस प्रकार अगर आप ये देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि राइट फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस या प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता, तो इसको भी आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, अनुच्छेद 20 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में जो है किसके बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 20 में आप आएंगे तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। तो अगर आप आएंगे दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण या प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन के संदर्भ में आएंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। कितने संरक्षण की, कितने प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो 3 प्रकार के प्रोटेक्शन की बात की गई है। आइए देखते हैं वो 3 प्रोटेक्शन क्या है। पहला जो प्रोटेक्शन बताया गया है वह यह बताया गया है कि पहले प्रोटेक्शन में यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उस समय, उस अपराध के लिए या उस क्राइम के लिए उस समय जो विधि लागू होगी, जो रूल लागू होंगे, उसी रूल के अनुसार ही उस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। तो यह जो है पहला प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है चोरी करता है और चोरी करने के लिए जो है सज़ा का प्रावधान है कि जो है उसको जो है 6 महीने का सज़ा और जो है 5,000 रुपये क्या करना है, जुर्माना भरना है। और मान लीजिए कि जो है किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो उसको चोरी करने के लिए जो सज़ा दिया गया है उसी सज़ा के अंतर्गत जो है, उसी रूल के अंतर्गत जो विधि बनाया गया है उसी रूल के अंतर्गत उसको सज़ा दिया जाएगा, अन्य किसी रूल के आधार पर उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या प्रोटेक्शन है,
दूसरा प्रोटेक्शन उसको ये दिया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, दोहरी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो यह दूसरी बात बताई गई है। अगर आपको याद होगा तो आपने मूवी अंधा कानून देखा होगा, और अंधा कानून में अमिताभ बच्चन जो है जब जेल में जाता है तो उस जेल में यह बताया गया है वह ऐसे व्यक्ति के मर्डर में जेल जाता है जो क्या होता है, मर्डर उसका नहीं हो रहता है, वो जिंदा रहता है। बाद में जब वो व्यक्ति सजा काट के आता है तो सजा काट के जब वहाँ पे आता है तो सजा काट के बाद उसको देखता है कि वह व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, एक जगह भाषण दे रहा है, और वह व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को फिर उसने क्या कर लिया, दौड़ा लिया, और उसी न्यायालय में जाके उसका क्या करता है, उसी जज के सामने मर्डर करता है। और जब जज यह कहता है कि तुमको मैं सजा सुनाता हूँ, आपने मेरे समक्ष ही इस व्यक्ति का मर्डर किया, तो अमिताभ बच्चन जो एक्टर होते हैं उनके द्वारा ये बात कहा जाता है कि हमारा संविधान भी यह कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के मर्डर के लिए आपने हमको पहले ही सजा सुना दिया है, तो हमारा संविधान एक अपराध के लिए दोहरी सजा का प्रावधान नहीं करता। तो इस प्रकार आर्टिकल 20 में आएंगे तो जो दूसरा प्रोटेक्शन दिया गया है वो प्रोटेक्शन क्या दिया गया है कि एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान या दोहरे सजा के प्रावधान को रोकने की बात करता है। तीसरा, अगर तीसरा आएंगे तो तीसरे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें बताई गई हैं, 3 प्रोटेक्शन की बात बताई गई है। एक क्या बताया गया है, एक बताया गया है कि जो विधि लागू है, जो विधि या रूल लागू है, उसी रूल के अनुसार क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, उसी रूल के अनुसार सजा का प्रावधान। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, दूसरा प्रोटेक्शन यह कहता है कि दोहरे सजा को रोकने की बात करता है। दोहरे सजा को रोकना, या जो है एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान किया गया है, दोहरे सजा की बात नहीं की गई। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रोटेक्शन जो है दिए गए हैं। अगर 3 प्रोटेक्शन में आएंगे तो ये दोष सिद्धि के संबंध में या कन्विक्शन के रिफरेंस में ये 3 बातें बताई गई हैं कि जो रूल लागू होगा उसी के अनुसार सजा मिलेगा, दोहरे सजा को रोकने की बात करता है, और अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये 3 बातों के बारे में या 3 प्रोटेक्शन के बारे में बात किया गया है। यह बात आर्टिकल 20 में बताई गई है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 21 में आएंगे तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का बात किया गया है। राइट टू लाइफ की बात की गई है, या जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ की बात की गई है। जीवन जीने का अधिकार, और उसके अलावा इसी में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है, अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त सिर्फ जो विधि बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है, उसी रूल के अनुसार या उसी विधि के अनुसार ही उसके जीवन को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अन्य आधारों पे किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह बात जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू लाइफ के अंतर्गत बताई गई है। तो प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त, जो रूल बनाया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है और अन्य किसी आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर इस आर्टिकल के बारे में आएंगे तो इस आर्टिकल का दायरा बहुत लंबा है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अगर जो है क्वेश्चन पूछा जाए राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो यह भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो है क्या करी गई है, राइट टू लाइफ, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, कुल मिला के कहने का मतलब जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, ये सारी चीज़ों की बात जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत बात किया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। मेनका गांधी केस में जो है राइट टू लाइफ का और एक्सपेंशन कर दिया गया आर्टिकल 21 का। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत है। उसके अलावा हमने ये भी बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को सिर्फ जो रूल द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है और अन्य आधार पे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह बात जो है कहाँ पे बताई गई है, तो यह बात भी जो है इसी के अंतर्गत बताया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 21A में, तो आर्टिकल 21A में आएंगे तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन का बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर आर्टिकल 21A पे आएंगे 21A, तो आर्टिकल 21A जो है किसके बारे में बताता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन के बारे में जो है आर्टिकल 21A में बताया गया है। इस राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को 86वां अमेंडमेंट एक्ट या 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया दिया गया, जोड़ा गया। तो 86वां अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किसको जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार की बात की गई। अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट टू एजुकेशन कौन सा अधिकार है, तो राइट टू एजुकेशन या जो है शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट टू एजुकेशन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां अमेंडमेंट या 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है।
और राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी राइट टू एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 यह आपको डीपीएसपी मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य का 11वां एफडी, 11वां एफडी या 11वां मूल कर्तव्य, इन दोनों को भी, इन सबको साथ में जो है कब ऐड किया गया है, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 45 में भी जो एजुकेशन जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, और मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य वह भी क्या है, एक प्रकार का जो है, ये सारी चीज़ें जो है 86वां संविधान संशोधन या 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, एक साथ इसके बारे में स्टडी करना है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है। अगर आर्टिकल 22 में आएंगे तो वहाँ पे बताया गया है गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में कौन सा संरक्षण प्राप्त है, कौन सा प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो यह उसके बारे में बताया गया है। आइए जो है उसके बारे में देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 22 अगर 22 में आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है 22 में, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आएंगे या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये दो बातें बताई गई है। एक बताया गया है कि प्रोटेक्शन किससे, अरेस्ट होने से, और दूसरा है डिटेंशन। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे, एक है निरोध का बात किया गया है और दूसरा जो है सामान्य गिरफ्तारी के संदर्भ में बात की गई है। अगर आप यहाँ पे आएंगे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में, तो गिरफ्तारी के संदर्भ में, सामान्य मामलों में गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ संरक्षण प्राप्त हैं, कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त हैं। तो प्रोटेक्शन क्या है, जैसे अगर मान लीजिए सामान्य मामलों में गिरफ्तारी हो रहा है, तो सामान्य मामलों में गिरफ्तारी के संदर्भ में जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह व्यक्ति को जानने का अधिकार है, राइट टू नो। क्या, राइट टू नो, जानने का अधिकार। जानने का अधिकार का मतलब क्या है, जानने का अधिकार मतलब ये है कि जैसे पुलिस उसको पकड़ने आई, पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई, तो पुलिस गिरफ्तार करने जब आएगी तो सबसे पहले पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को यह बताए कि आपको किस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, या उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस प्रशासन से यह जाने कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरा क्या अधिकार है, दूसरा यह अधिकार है कि वह जब गिरफ्तार हो तो उस समय वो क्या कर सकता है, अपने वकील से,
अपने इच्छा के वकील से या अपने ओन चॉइस के एडवोकेट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। एडवाइस या सलाह या परामर्श ले सकता है किससे, एडवोकेट से या अपने वकील से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। उसके अलावा तीसरा बात उसको संरक्षण ये दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है, प्रस्तुत करना है। मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सामान्य मामलों में जब गिरफ्तारी होगी तो एक क्या है, राइट टू नो, उसे जानने का अधिकार है कि किस मामले में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरा मैंने बताया कि वह जो है अपने पसंद के वकील से या एडवोकेट से क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, सलाह ले सकता है। तीसरा मैंने क्या बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। उसके अलावा मैंने बताया निरोध के बारे में, आइए देख लेते हैं। अगर निरोध या डिटेंशन के बारे में आएंगे, निरोध या डिटेंशन के बारे में आएंगे तो निरोध के अंतर्गत या डिटेंशन के अंतर्गत जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी उसको ये सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत वैसे लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी जो देश के विरुद्ध कार्यों में क्या होंगे, संलिप्त होंगे। जैसे अगर पुलिस प्रशासन को यह लगता है, यह भ्रम होता है या यह शंका होता है, यह डाउट होता है कि कोई व्यक्ति जो है देश के एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कार्य कर रहा है, तो वैसे संलिप्त कार्यों में वह निरोध के अंतर्गत, डिटेंशन के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद सर्विस भी बेहतर देगा। और उसके अलावा लेकिन ये सारी फैसिलिटी जो सामान्य मामलों में गिरफ्तारी के संदर्भ में है, यह फैसिलिटी इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। अधिकतम 3 महीने तक, 3 मंथ तक क्या कर सकता है, जेल में रख सकता है। और इससे ज़्यादा अगर अवधि बढ़ाना है तो उसको हाई कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है आर्टिकल 22 में क्या करी गई हैं, बताई गई हैं। तो आज हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम के बारे में देखा, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखा। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के बारे में देखा। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट थे उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। तो धन्यवाद, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे के लेक्चर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।